नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प और गहरे विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मास्टरबोर्ड पर उतरने वाले हैं जहां दुनिया के नक्शे पर मोहरें बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज का हमारा सोर्स एक ऐसे एनालिसिस पर बात करता है जो पीएम मोदी की एक बहुत ही आक्रामक और बहुस्तरीय यानी मल्टी लेवल ग्लोबल स्ट्रैटेजी का दावा करता है। इस थियरी के मुताबिक एक तरफ तो एक प्रतिद्वंदी देश का पूरी तरह से व्यवस्थित पतन हो रहा है और ठीक उसी वक्त दुनिया भर में भारत का बेहद तेज कूटनीतिक और तकनीकी विस्तार हो रहा है। मतलब एक तरफ कोलैप्स तो दूसरी तरफ ग्लोबल डोमिनेंस। तो ये सब आखिर कैसे जुड़ता है? आइए सीधे सोर्स के दावों और डेटा के जरिए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे इस दोहरी रणनीति को समझने से। इसके बाद पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के पतन को देखेंगे। फिर हम मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में हो रहे बहुत ही बड़े बदलावों की तरफ मुड़ेंगे और वहां से यूरोप के उन बेहद अहम तकनीकी समझौतों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक नई वैश्विक वास्तविकता कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए इस दोहरे रणनीति की गहराइयों में उतरते हैं जिसे सोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर थियरी का नाम दिया है। इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत हिलेरी क्लिंटन के एक बेहद मशहूर कोट से होती है। उन्होंने कहा था कि आप अपने आंगन में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे। सोर्स के अनुसार ये एक बूमरैंग इफेक्ट की ओर इशारा कर रहा है। मतलब दशकों पहले जो नीतियां बनाई गई थी वो अब घूमकर वापस अपने ही रचनाकारों को डस रही हैं और ये दक्षिण एशिया में आज साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सोर्स इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से परिभाषित करता है। एनालिसिस का दावा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक या अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि इसे एक निरंतर चलने वाली स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है जिसका सीधा लक्ष्य एक प्रतिद्वंदी का व्यवस्थित पतन है। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि ये प्रस्तुतकर्ता का अपना सैद्धांतिक नजरिया है जिसके लेंस से वे इन घटनाओं को देख रहे हैं। अब जरा इस मास्टरबोर्ड के पहले बड़े मोर्चे पर नजर डालते हैं, पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा का गंभीर पतन। यहाँ जो डेटा उभर कर आता है वो वाकई चौंकाने वाला है। इन 4 एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को देखिए। बाजौर में सुरक्षा शिविरों पर सीधे हमले, बन्नू में 100 से ज्यादा उग्रवादियों द्वारा हथियारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल, ग्वादर में तटरक्षकों की हंटिंग और चगाई में सीधे चीनी इन्वेस्टमेंट्स को निशाना बनाना। सोर्स के मुताबिक ये कोई छिटपुट हिंसा नहीं है बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और मिलिट्री ग्रेड लेवल का हमला है जो अंदरूनी सिस्टम के पूरी तरह से ढहने का संकेत दे रहा है। और यहीं पर वो बूमरैंग इफेक्ट पूरी तरह से सच साबित होता दिखता है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ वो पुरानी प्लेबुक है जहां नॉन स्टेट एक्टर्स को खड़ा किया गया, उन्हें फंड्स और हथियार दिए गए, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई है। सोर्स का दावा है कि आज ये अत्यधिक ट्रेंड ग्रुप्स अब अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल अपने ही पुराने स्पॉन्सर्स के खिलाफ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो जहां एक तरफ हम ये इंटरनल कोलैप्स देख रहे हैं, कहानी का दूसरा हिस्सा एक बिल्कुल अलग ही दिशा में जा रहा है। चलिए मिडिल ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं जिसे सोर्स पीएम मोदी की इस बहुस्तरीय रणनीति का एक बेहद अहम पिलर मानता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $3 बिलियन यानी 3 अरब डॉलर। सोर्स का दावा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई अब बिना किसी देरी के इस पूरी रकम की तुरंत वापसी की मांग कर रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है? मध्य पूर्व के देश अब अपने इस पुराने सहयोगी को एक वित्तीय बोझ के रूप में देखने लगे हैं। सोर्स के अनुसार यूएई ने फाइनेंशियल लाइफलाइन पूरी तरह से काट दी है। करीब 15 से 20 हजार कामगारों को वापस भेजा जा रहा है। और तो और सभी इस्लामी देशों को मिलाकर एक इस्लामिक नाटो बनाने का जो पुराना सपना था वो अब लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां ये पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ साझेदारी एक अलग ही लेवल पर पहुंच रही है। सोर्स बताता है कि पीएम मोदी की एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद क्रमक मीटिंग के बाद भारत और यूएई के बीच बड़े पैमाने पर ऊर्जा और रक्षा समझौते हुए। जरा सोचिए, भारत में 30 मिलियन बैरल मुफ्त पेट्रोलियम का स्टोरेज और अनलिमिटेड ऊर्जा सप्लाई, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब इस स्ट्रैटेजी के अगले लेवल पर आते हैं, कैसे यूरोप में तकनीकी समझौतों को सिक्योर किया जा रहा है। ये कोई आम डिप्लोमेटिक टूर नहीं था। सोर्स के अनुसार ये 5 देशों का दौरा भविष्य की टेक्नोलॉजीज पर अपना प्रभुत्व जमाने की एक सोची समझी चाल थी। पहले नीदरलैंड्स, फिर स्वीडन और नॉर्वे और आखिर में इटली। ये एक के बाद एक ऐसे कदम हैं जो भारत के अगले 25 सालों को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन देशों में जिन खास टेक्नोलॉजीज को टारगेट किया गया वो बेहद दिलचस्प हैं। नीदरलैंड्स में फोकस सिर्फ चिप्स खरीदने पर नहीं था बल्कि दुनिया के टेक वॉर के केंद्र में मौजूद उन मशीनों को ही हासिल करने पर था जो ये चिप्स बनाती हैं। वहीं स्वीडन के साथ भविष्य की 6G टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट जनरेशन ईवी बैटरीज को सिक्योर किया गया है। और हाँ, बात सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन भी उतनी ही जरूरी है। सोर्स बताता है कि नॉर्वे के साथ ग्लोबल शिपिंग की सुरक्षा के लिए लंबे समय के LPG कॉन्ट्रैक्ट्स और सबसे जरूरी मैरिटाइम इंश्योरेंस पर बात हुई। और इटली के साथ मिलकर जो IMEC ट्रेड रूट बन रहा है जो मुंबई से शुरू होगा, वो तो सच में दुनिया के ट्रेड मैप को पूरी तरह से फिर से खींचने वाला है। तो
तो इन तमाम भौगोलिक मोर्चों को देखने के बाद आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आइए इस नई भू राजनीतिक वास्तविकता को समझते हैं। सोर्स के इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा और दमदार टेकअवे यही है, ये एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वो राष्ट्र है जो भारी आंतरिक संघर्ष, इकोनॉमिक डिफॉल्ट और पूरी तरह से ग्लोबल आइसोलेशन यानी अलगाव का सामना कर रहा है, और ठीक उसके सामने पीएम मोदी की ये मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी है जो एडवांस्ड टेक, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल इंटीग्रेशन के जरिए भारत के आने वाले 20 से 25 सालों को पूरी तरह से सिक्योर कर रही है। ये वाकई में एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत है। तो इसके साथ ही हम इस बेहद खुलासेदार एनालिसिस के अंत तक पहुंच गए हैं। हमने देखा कि कैसे सॉस ने एक तरफ पतन और दूसरी तरफ एक सुनियोजित वैश्विक विस्तार का खाका खींचा है। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर पुरानी रणनीतियां ऐसे ही उल्टी पड़ती रहीं और ये नए वैश्विक समझौते इसी तरह परवान चढ़ते रहें, तो जरा सोचिए अगले 25 सालों में दुनिया की शक्ति का संतुलन आखिर कैसा दिखेगा। खैर, इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज का ये पूरा मास्टर क्लास विश्लेषण मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिका है: प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक और सामरिक रणनीति, पाकिस्तान का आंतरिक और आर्थिक पतन, और यूरोप के साथ भारत की उच्च तकनीकी और ऊर्जा साझेदारी। हम दक्षिण एशिया की 2 बिल्कुल विपरीत राष्ट्रीय दिशाओं यानी ट्रेजेक्टरीज के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास देखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव के दावे से, फिर पाकिस्तान के गहराते सुरक्षा संकट को समझेंगे, मिडिल ईस्ट के बदलते रुख पर नजर डालेंगे, और अंत में यूरोप के साथ टेक और एनर्जी डील्स का विश्लेषण करेंगे। चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। स्रोत सामग्री अपना पूरा विश्लेषणात्मक मंच एक बहुत ही बड़े दावे के साथ सेट करती है। दावा यह है कि वैश्विक बिसात पर एक बेहद तेज और बुनियादी बदलाव हो रहा है, और इस दावे की नींव रखने के लिए स्रोत ने हिलेरी क्लिंटन के उस मशहूर ऐतिहासिक उद्धरण का संदर्भ लिया है कि आप अपने आंगन में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सिर्फ पड़ोसियों को ही काटेंगे। स्रोत का तर्क है कि पाकिस्तान की वर्तमान आंतरिक उथल-पुथल ठीक इसी प्रॉक्सी ब्लोबैक का नतीजा है। अब जरा इस थ्योरी को जमीन पर उतार कर देखते हैं और पाकिस्तान के सिस्टमैटिक पतन का जो दावा किया गया है उसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर तस्वीर खींचता है। जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। उत्तर में बाजौर और बन्नू के सुरक्षा शिविरों पर हथियारों से लैस ड्रोन्स का इस्तेमाल, दक्षिण में ग्वादर के तटीय रक्षकों पर दिन दहाड़े हमले, और चगाई में चीनी खनन प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना। विश्लेषक का तर्क है कि ये कोई छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि अत्यधिक समन्वित और सटीक मिलिट्री स्टाइल स्ट्राइक्स हैं। और यहाँ एक बहुत ही क्रूर विडंबना सामने आती है। स्रोत दावा करता है कि जिन आतंकी प्लेबुक्स को कभी आईएसआई ने खुद तैयार किया था, आज वित्तीय लाभ चाहने वाले समूह उसी प्लेबुक का इस्तेमाल खुद पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कर रहे हैं। मतलब जो संस्थाएं कभी इन समूहों को पालती थीं, आज वे उन्हीं के हाथों सुरक्षा पंगुता का शिकार हैं। खैर, ये तो हुई आंतरिक सुरक्षा की बात। अब जरा मिडिल ईस्ट की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्षेत्रीय गठबंधन कैसे बदल रहे हैं। यहाँ स्रोत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को लेकर एक बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करता है। जो यूएई अतीत में पाकिस्तान के लिए एक एटीएम या ऐतिहासिक वित्तीय जीवन रेखा माना जाता था, विश्लेषण के अनुसार अब उसने अचानक अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, फंड्स रोके जा रहे हैं और श्रमिकों को वापस भेजा जा रहा है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 3 अरब डॉलर। विश्लेषण के मुताबिक ये वो विशाल कर्ज है जिसे यूएई कथित तौर पर पाकिस्तान से तुरंत वापस मांग रहा है। जरा सोचिए, जो अर्थव्यवस्था पहले ही डिफॉल्ट के कगार पर है, उस पर यह कितना बड़ा वित्तीय दबाव है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, 3 करोड़। स्रोत का दावा है कि दूसरी तरफ यूएई भारत में बिना किसी लागत के 3 करोड़ बैरल पेट्रोलियम भंडार जमा करने की पेशकश कर रहा है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि कैसे रक्षा और ऊर्जा साझेदारी के नए दीर्घकालिक समीकरण बन रहे हैं। चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और जूम आउट करते हैं और यूरोप चलते हैं। यहाँ फोकस पूरी तरह से भविष्य की तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा पर है। इस हिस्से में स्रोत प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक और सामरिक रणनीति का गहराई से विश्लेषण करता है। ये कोई साधारण यूरोपीय दौरा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। नीदरलैंड से उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक हासिल करना, स्वीडन और नॉर्वे के साथ 6G ईवी बैटरीज और ग्लोबल शिपिंग इंश्योरेंस की डील, और फिर इटली जाकर वैश्विक व्यापार मानचित्र को ही नया रूप दे देना, ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा बताया गया है। और इस पूरे दौरे का क्लाइमैक्स क्या है? IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। स्रोत इसे इटली यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उजागर करता है, जो भारत को एक नए, सुरक्षित और व्यापक वैश्विक व्यापार नेटवर्क के बिल्कुल केंद्र में स्थापित कर देता है। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ने पर आखिर क्या अंतिम रणनीतिक तस्वीर बनती है? आइए इन 2 अलग अलग भाग्य रेखाओं को एक साथ रखकर देखते हैं।
इस पूरे मास्टर क्लास विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही विषमता है। एक ओर एक राष्ट्र अपने ऐतिहासिक प्रॉक्सी रणनीतियों, आर्थिक डिफॉल्ट और वैश्विक अलगाव के बोझ तले कथित तौर पर ढह रहा है, और ठीक उसी समय दूसरा राष्ट्र उन्नत सैन्य तकनीक, सुरक्षित ऊर्जा प्रवाह और मजबूत यूरोपीय गठबंधनों के बल पर अगले कई दशकों के लिए वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। और अंत में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। यदि आज के समय में वैश्विक शक्ति हाई टेक सप्लाई चेन और सुरक्षित व्यापार मार्गों से तय होती है, तो मिडिल ईस्ट और यूरोप के गठबंधनों का ये तेजी से बदलता स्वरूप दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि दशकों पुरानी भू राजनीतिक वास्तविकताएं आखिर कितनी तेजी से पलट सकती हैं।